हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लेकर चल रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 14 को। स्टूडेंट्स, अब तक हम लेक्चर नंबर 13 तक कवर कर चुके हैं, जो कि आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की कंप्लीट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर के सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लेक्चर नंबर 14 में पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होगा, और साथ ही साथ आज के इसी इम्पॉर्टेंट सेशन के अंदर हम कवर करेंगे बच्चों ज्यूरल रिलेशनशिप। क्या? ज्यूरल रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं आपका हॉफील्डियन एनालिसिस। ठीक है, सो इसको भी हम साथ ही साथ स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे ड्यूटीज़ और कॉन्सेप्ट ऑफ राइट को एक अलग एंगल से समझाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे ड्यूटीज़ के बारे में। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है। सो मैं यहाँ पर साथ साथ आपके लिए नोट्स भी बनाते चलूँगा। ठीक है, चलिए लिखिए। अ ड्यूटी इज़ एन ऑब्लिगेटरी एक्ट। ये आपका क्या होता है? एक ऑब्लिगेटरी एक्ट होता है, जिसका मतलब होता है इट मीन्स इट इज़ एन एक्ट the opposite of which would be wrong। मतलब ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अपोजिट अगर आपने कोई भी दूसरा एक्ट परफॉर्म किया तो वो गलत होगा, वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। दस ड्यूटीज एंड wrongs are generally correlated। ठीक है, सो हम ये समझ सकते हैं कि आपका ड्यूटीज़ और रॉन्ग्स आपकी क्या होती है? आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटेड है। ठीक है, आगे लिखो। द कमीशन ऑफ अ wrong is the breach of the duty। इज़ द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। मतलब अगर आपने कोई भी गलत एक्ट परफॉर्म किया तो हम ये समझ लेंगे कि आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया है, क्योंकि आपकी ड्यूटी क्या है? सामने वाले इंसान की राइट्स को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं आपका लीगल ड्यूटीज़ का क्लासिफिकेशन कैसे हो रखा है। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल ड्यूटीज़। ठीक है, सो पहला क्लासिफिकेशन जो दिया है वो है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी। ठीक है, तो पॉजिटिव ड्यूटी क्या होगी? पॉजिटिव ड्यूटी का मतलब है टू डू एन एक्ट, जिसमें आप कोई भी एक एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं।
नेगेटिव ड्यूटी क्या होगी? नेगेटिव ड्यूटी होगी नॉट टू डू एन एक्ट, जिसमें आप कोई भी एक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो, दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। सो प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? जो आपकी फॉरमोस्ट पहली ड्यूटी होती है। प्राइमरी ड्यूटी इज फॉरमोस्ट फर्स्ट ड्यूटी विच इज इंडिपेंडेंट, जो कि क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। और एक होती है आपकी सेकेंडरी ड्यूटी। सेकेंडरी ड्यूटी, सेकेंडरी ड्यूटी आपकी क्या होती है? अदर ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट पे ये एग्जिस्ट होती है। सो इट एग्जिस्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अदर ड्यूटीज़। साथ ही साथ इट इज़ डिपेंडेंट ड्यूटी, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी। सो हम बात कर रहे हैं पहले एब्सोल्यूट ड्यूटी की। एब्सोल्यूट ड्यूटीज़। सो एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ लिखो इसमें, एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ are those duties that are owed only to the state and breach to it is a crime। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं जो कि आपको स्टेट के द्वारा दी जाती हैं, एंड अगर आप उस ड्यूटी का ब्रीच करेंगे तो वो आपके क्राइम की कैटेगरी में आएगा। एंड रेमेडी टू इट इज़ अ पनिशमेंट। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव ड्यूटी। रिलेटिव ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? ये आपके किसी पर्सन के अगेंस्ट में होगी। रिलेटिव ड्यूटीज आर owed to the person only। ठीक है, एंड breach to it is a civil tort। ठीक है,
एंड ये सिविल टॉर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, एंड रेमेडी टू इट इज अ कंपनसेशन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि डॉक्टर एलन और डॉक्टर जॉन ऑस्टिन ने हमको दिए। ठीक है, जिसके अंदर साथ ही साथ साल्मंड्स और कीटोन और पैटर्न जैसे जो ज्यूरिस थे उनके भी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट आए ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, सो उसके लिए मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चलो साथ साथ लिखेंगे। Although Dr. Allen has supported the Austinian view of duties, जिसके अंदर उसने क्या एक्सप्लेन किया, ड्यूटीज आर सेल्फ रिगार्डिंग इन नेचर। दूसरा इसने जॉन ऑस्टिन ने कहा ड्यूटी टुवर्ड्स indeterminate person or public at large। next, duty to those who are not human beings such as duty towards animal, सही बात है, animals, and duty towards God, duty towards birds, etc। ठीक है, सो ये इन जॉन ऑस्टिन ने कहा। सो डॉक्टर एलन ने जॉन ऑस्टिन के ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझा और उसको सपोर्ट भी करा। और आगे इन्होंने लिखा, बट ज्यूरिस्ट लाइक सालमंड, पैटर्न, पुलॉक, कीटोन, etc. have not accepted the doctrine of absolute duties। ठीक है, तो सालमंड ने क्या करा, सालमंड hold that no duty can be absolute under any circumstances। According to him, ड्यूटी इज मिसलीडिंग, वो मिसलीड करती है, मिसलीडिंग टू से
that duty towards state is absolute. ठीक है, अब पैटर्न, पैटर्न ने क्या बोला? पैटर्न कहता है कि that right and duties are inseparable. वो inseparable होती है नेचर में। मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड है आपस में। ठीक है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ वन विदाउट द अदर is an impossible as that of a son without a father or a husband without a wife। ठीक है, इसने ये बोला कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ की एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। अगर हम एक दूसरे में से किसी एक को भी गायब कर देंगे, सो गायब करने का मतलब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी फादर से उसका बच्चा छीन लिया हो, किसी वाइफ से उसका हस्बैंड अलग कर दिया हो, है ना। सो इस तरीके का इसने एक कनेक्शन इसने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कीटोन। कीटोन सपोर्टेड that rights and duties are correlated terms। इसने बोला कि ये दोनों बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल कोरिलेटेड टर्म्स होती हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्यूरल रिलेशन। जिसको हम क्या कहते हैं? हॉफील्डियन एनालिसिस। ठीक है, चलो सो ज्यूरल रिलेशंस बेसिकली क्या है? जो ज्यूरल टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनका आपस में रिलेशंस क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके लिए कंटेंट लिख देता हूँ। द वर्ड राइट, ठीक है, जो राइट का वर्ड होता है, इट इज़ यूज्ड विथ रेफरेंस टू 4 डिस्टिंक्ट लीगल कॉन्सेप्ट। ये 4 डिस्टिंक्ट लीगल कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, जैसे कि क्लेम, लिबर्टी, पावर्स एंड इम्यूनिटी। ओके, एंड these 4 different legal concepts are connected with each other। So according to Hoffieldian analysis, अगर हम इसको देखें
सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सालमन ने हमको बताया, सालमन सजेस्ट दैट right is that which other person ought to do. In my behalf. मतलब राइट मेरे पास वेस्टेड है तो सामने वाला पर्सन उसकी रिस्पेक्ट करेगा। लिबर्टी का मतलब क्या बताया इसने? लिबर्टी इज दैट विच आई मे डू without the interference of law. लॉ के बिना किसी इंटरफेरेंस के मैं अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है। पावर का इसने क्या मतलब बताया? पावर इज दैट विच आई कैन डू अगेंस्ट अदर्स। मतलब मेरे पास कौन सी पावर्स हैं जो मैं दूसरे सामने वाले खड़े व्यक्ति के अगेंस्ट में उसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ। लास्ट है आपका इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज दैट विच अदर पर्सन कैन नॉट डू इफेक्टिवली in respect of me. इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो दूसरा पर्सन सही तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से उसको मेरे अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो मेरे पास वो इम्यून पावर है। ठीक है। सो यहाँ पर जो राइट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसके कुछ को रिलेटिव्स होते हैं एंड कुछ अपोजिट रिलेटिव्स भी होते हैं। ठीक है। एंड उन रिलेटिव्स के बीच में आपके इंटर रिलेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं ज्यूरल रिलेशनशिप्स। ठीक है। सो जितने भी आपके सारे के सारे ज्यूरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका है राइट। ठीक है। एक होता है आपका लिबर्टी, एक है आपका ड्यूटी, और एक है आपका नो राइट और नो क्लेम। है कि नहीं है? सो सालमन ने ऐसा बताया कि जो राइट है उसका जो को रिलेटिव होगा वो ड्यूटी होगा हमेशा। राइट का को रिलेटिव कौन होगा? ड्यूटी होगा। और लिबर्टी का को रिलेटिव कौन होगा? नो राइट और नो ड्यूटी, नो क्लेम। ठीक है। और उसी तरीके से लिबर्टी का को रिलेटिव राइट होगा और राइट का को रिलेटिव लिबर्टी होगा। ड्यूटी का को रिलेटिव नो राइट होगा, नो क्लेम होगा, और इसका को रिलेटिव ये होगा। ड्यूटीज़ राइट का को रिलेटिव होगा और राइट का को रिलेटिव ड्यूटीज़ होगा। ये यहाँ पर इनके अपोजिट को रिलेटिव्स हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से आपकी जो पावर होती है
ठीक है, वो कोरिलेटिव होती है आपके इम्यूनिटी के और लायबिलिटी के। ठीक है, और लायबिलिटी कोरिलेटिव होती है आपके पावर के और डिसेबिलिटी के। उसी तरीके से डिसेबिलिटी लायबिलिटी के कोरिलेटिव होती है और इम्यूनिटी के कोरिलेटिव होती है, और इम्यूनिटी कोरिलेटिव होती है पावर के और डिसेबिलिटी के। इम्यूनिटी के अपोजिट रिलेटिव होते हैं लायबिलिटी, और पावर का अपोजिट रिलेटिव होता है डिसेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा और स्पेसिफाई लिख देता हूँ कि वर्टिकल एरो जो है यहाँ पर इस डायग्राम में, ठीक है, द वर्टिकल एरो कनेक्ट ज्यूरल को रिलेटिव्स। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल एरो कनेक्ट्स अपोजिट या फिर कॉन्ट्राडिक्टरीज रिलेटिव। ठीक है, सो द above classification as given by Hofieldian in tabular form is significant, वो significant है because it allows and shows a legal relationship does not give rise to only one right and one duty, but लेकिन it also gives rise to concept। उसने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी बारे में एक्सप्लेन किया, जैसे कि सच एज क्लेम, जैसे कि क्लेम, इम्यूनिटी, पावर, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, है ना, which should also be taken into consideration। ठीक, सो आज के सेशन के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िए। ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए मेरी सभी प्लेलिस्ट को, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ सकें और मेरे सारे लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आगे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।